नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात से संबंधित लर्निंग आउटकम बेस्ड क्वेश्चंस को हल करने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका शीर्षक है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि सीधा और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। इस कंसेप्ट को समझने के बाद आगे जो प्रश्न आएंगे वो आपको आसानी समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, मान लिया कि आप जो है एक पेन खरीदने जा रहे हैं और एक पेन की कीमत है 5 रुपया, ठीक है। यदि आप 4 पेन खरीदते हैं तो आपको कितना देना होगा, है ना। तो भैया 5 चौके 20 रुपये आपको देना होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पर पेनों की संख्या बढ़ रही है तो इनके मूल्य में भी वृद्धि हो रही है, यानी उनकी कीमत भी बढ़ रही है। अब यदि इसके स्थान पर 4 के बजाय हम 2 पेन लेते हैं तो हमें 10 रुपये देना होंगे, ठीक है ना। यानी पेनों की संख्या कम हो गई है तो रुपए की वैल्यू भी कम हो गई है, यानी हमें 10 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि हम पेन ज़्यादा खरीदते हैं तो हमको ज़्यादा रुपये देना पड़ेगा, और यदि हम पेन कम खरीदते हैं तो हमें पेन कम खरीदना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में यदि पेन की संख्या बढ़ रही है तो उसका मूल्य भी बढ़ रहा है ना। और यदि पेनों की संख्या कम हो रही है तो उसी अनुपात में मूल्य भी कम हो रहा है। तो इस प्रकार का जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं सीधा अनुपात या प्रत्यक्ष अनुपात, ठीक है ना। और इसका एक नाम है, वह नाम है अनुक्रमानुपाती, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं कि प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। अब मान लिया कि हमने एक खेत है और इस खेत में 4 मजदूर लगाए हैं, और ये 4 मजदूर इस खेत की जो फसल है उसे 2 दिन में काट सकते हैं, ठीक है ना। 4 मजदूर हैं और उस खेत की फसल को 2 दिन में काट सकते हैं, ठीक है। अब यदि मान लिया है कि हमने 2 मजदूर कम कर दिए, इन्हें बचे कितने, 2 मजदूर बचे हैं। तो यही काम यदि हमें करवाना है तो अब 2 मजदूर काम करेंगे तो इस फसल को वे 4 दिन में काटेंगे, ठीक है। कितने दिन में काटेंगे, 4 दिन में काटेंगे। और यदि हमने 8 मजदूर लगा दिए तो वो काम 1 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि मजदूरों की संख्या कम होने पर, है ना, जो काम होने वाला है उसकी अवधि बढ़ जाती है। यानी मजदूर 2 हैं तो काम 4 दिन में खत्म हो जाएगा, और यदि मजदूर हमने बढ़ा दिए हैं, 8 मजदूर कर दिए हैं तो काम जल्दी खत्म हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों में संबंध कैसा है, इनवर्स है, यानी उल्टा संबंध है। उल्टा यानी प्रतिलोम। यही मजदूर संख्या बढ़ाते हैं तो काम जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और मजदूर संख्या यदि कम कर देते हैं तो वही काम अधिक दिनों तक चलता है। इस प्रकार का जो संबंध होता है उसे हम कहते हैं प्रतिलोम समानुपात, यानी व्युत्क्रम समानुपात या व्युत्क्रमानुपाती विचरण, ठीक है। तो उम्मीद है कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी कंसेप्ट के आधार पर आगे हम जो है प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है, ठीक है ना। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ आती हैं। एक तो क्या हो गई, वस्तु। अब वस्तु के अंतर्गत बिजली खंभा आ गया है, पेड़ आ गया है, या और भी आ सकता है कोई भी। और दूसरी चीज़ इसमें क्या दी गई हमें, दूसरी चीज़ ये दी गई है उसकी वस्तु की छाया की लंबाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 वाक्य हैं, तो इस प्रश्न को हम बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे। पहले वाक्य में आपको 2 चीज़ें दी गई हैं। एक क्या दी है, वस्तु की ऊंचाई, यानी बिजली खंभे की ऊंचाई कितनी, 14 मीटर। दूसरी चीज़ यह दी गई है
उसकी छाया की लंबाई, यानी 10 मीटर। दोनों चीज़ें अलग अलग है, इसलिए हमने अलग अलग माना है। एक को माना है x और दूसरे को माना है y। अब इसमें दो लाइन रहेगी, दो वाक्य रहेंगे। तो पहला वाक्य से x और y, तो इसलिए हमने लिखा x1 और y1, ठीक है ना। जब सेंटेंस क्रमांक 2 आएगा, दूसरा वाक्य आएगा, तो उस वाक्य में भी दोनों चीज़ अलग अलग होगी, लेकिन एक हमें ज्ञात करना होगी। तो सेकंड लाइन में आएगा, सेकंड सेंटेंस में आएगा, इसलिए हम उसको लिखेंगे x2 और y2। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सरल तरीका है। अब देखिए यहाँ पर x1 का मान हो गया है 14 मीटर और y1 का मान हो गया है 10 मीटर। इसी प्रकार से अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी वस्तु की जो ऊंचाई है, लंबाई है, हमें ज्ञात करनी है। इसलिए हमने यहाँ लिखा क्वेश्चन मार्क, और इसकी छाया की लंबाई हमें दी गई है 15 मीटर, तो हमने यहाँ लिख दिया 15 मीटर। क्लियर, यदि इतना समझ में आ गया है तो अब प्रश्न को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि वस्तु जितनी अधिक लंबी होगी तो उसी अनुपात में उसकी छाया होगी। छोटी वस्तु है तो छाया छोटी होगी, और यदि वस्तु बड़ी है तो उसकी छाया भी बड़ी होगी। क्लियर, तो इस अनुपात को हम क्या कहते हैं, अभी हमने इसी कहा था। तो इस अनुपात को हम कहते हैं सीधा अनुपात, यानी प्रत्यक्ष अनुपात, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह स्थिति है प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति हम क्या करेंगे, लिखेंगे x1 बटे x2 बराबर y1 बटे y2। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, बहुत आसान है। x1 बटे x2 बराबर y1 बटे y2, ठीक है। अब इसका हम रख देंगे मान। x1 का मान कितना है, आप देख रहे हैं 14, हमने लिखा 14। x2 हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से y1 का मान कितना है 10 और y2 मान है 15, हमने लिखा ये 10 बटे 15। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसका हम तिरछा गुणा करेंगे, x2 गुणा कर देंगे 10 में, तो हो जाएगा 10x2 और 14 गुणित 15, ये मिल गया 14 गुणित 15, ठीक है। अब हमें याद करना है x2 का मान। तो x2 बराबर 14 गुणित 15 बटे 10, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 से डिवाइड किया अपन ने 14 को, 2 सते 14, 7 में 3 का गुणा कर देंगे तो 7 तिया 21, है ना। 21 मीटर जो है यह पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। क्लियर, चलिए अब कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, तो वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। इस प्रश्न में दो चीज़ें पूछी गई है। तो पहला जिसको पार्ट है फर्स्ट, इसमें पूछा गया है दूरी, कितनी दूरी तय करेगी, ये हमें याद करना है, ठीक है ना। चलिए बहुत सिंपल है। तो हम देख रहे हैं यहाँ हमें दिया है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे यानी हावर होता है, हावर यानी घंटा, यानी दूरी दी है हमें x1 75 किलोमीटर और y1 यानी समय 60 मिनट। 60 मिनट क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर लिखा है हावर, हावर यानी घंटा होता है, और हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 1 घंटा बराबर 60 मिनट, ठीक है ना। तो हमने यहाँ लिखा मिनट, ये 60 मिनट लिख दिया है। अब आगे क्या करना है कि 20 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। दूरी के लिए माना है हमने x, तो यहाँ x2 हमें ज्ञात करना है, और y2 का मान हमें दिया है 20 मिनट, ये हमने यहाँ लिख दिया है 20 मिनट, है ना। इकाइयाँ एक समान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पूछा है 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, इसलिए हमने इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दिया है। यदि यहाँ घंटा होता तो फिर हमें आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पर स्थिति कैसी है, यहाँ पर स्थिति है प्रत्यक्ष अनुपात की। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पहले लिख दिया है एक समान चाल से चल रही है, इसका ध्यान रखना है। अदरवाइज इस प्रकार के सवाल व्यर्थ क्रमानुपाती होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देना है, लिखा हुआ है एक समान चाल से चल रही है। अब जब एक समान चाल से चल रही है तो जितना समय अधिक लेंगे उतना दूरी अधिक तय करेगी, कम समय में कम दूरी तय करेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार के अनुपात को हम कहते हैं
प्रत्यक्ष अनुपात यानी सीधा अनुपात। जब सीधा अनुपात है तो वहाँ पर ये सूत्र लगाएंगे x1/x2 बराबर y1/y2। बस इसका हमने यहाँ मान रख दिया। x1 का मान कितना है 75 और x2 हमें ज्ञात करना है, तो लिखा हमने 75/x2 बराबर y1/y2। y1 का मान है 60 मिनट और y2 का मान है 20 मिनट, तो हमने लिखा 60/20। ठीक है, चलिए अब इनका कर लेते हैं हम तिरछा गुणा, यानी x2 का हमने गुणा किया 60 में तो हो गया 60x2। 20 का गुणा करते हैं 75 में तो हमने लिखा 75 गुणित 20। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं तो x2 बराबर हो जाएगा x2 बराबर 75 गुणित 20/60। अब ये शून्य से हमने ये शून्य काट दिया है, 2 से काटा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 75 को तो 3 दूनी 6 है ना, और 3 पंजे 15, यानी कितना आ जाएगा 25। ठीक है, 25 किलोमीटर। अतः रेलगाड़ी 20 मिनट में 25 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ये हमारा आंसर हो गया पहले प्रश्न का। ठीक है ना। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है उसको हम हल कर लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में देखिए आपको किया हुआ है कि x1 तो वही आ जाएगा है ना, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी x1 वही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं कि y1 60 मिनट है। ठीक है, और हमें यहाँ दिया है x2 250 किलोमीटर, क्योंकि x को हमने माना है दूरी के लिए और हमें ये दिया हुआ है 250 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। समय यानी y2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने लिखा x1/x2 बराबर y1/y2। ठीक है ना, क्योंकि जब स्थिति होती है अनुक्रमानुपाती की यानी प्रत्यक्ष अनुपात की होती है तो वहाँ पर लिखा जाता है x1/x2 बराबर y1/y2। x1 का मान हमने रखा 75, x2 मान रखा है हमने 250, तो हो गया 75/250 बराबर y2 और y1 का मान रख देंगे तो हो जाएगा ये 60/y2 है ना, जिसका मान दिया है वो रख देंगे। अब क्या करें हम, इनका कर देंगे तिर्यक गुणा, तो y2 को गुणा करेंगे 75 में, यह आ जाएगा 75y2 और 250 गुणित 60 ये हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब y2 बराबर क्या हो जाएगा 60 गुणित 250/75। अब यहाँ पर हम क्या करें कि 25 से भी काट सकते हैं, 15 से भी काट सकते हैं, जैसे आप काटना चाहे वैसे हम काट सकते हैं। तो देखिए 25 से काटते हैं तो 25 तिया 75 और 25 से कम 25, शून्य के शून्य। ठीक है ना। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और शून्य, यानी 20 बार कटा है। ठीक है ना। तो y2 बराबर हो जाएगा 20 गुणित 10 यानी 200 मिनट। क्या हो जाएगा 200 मिनट। अब हमें यहाँ पर ये ज्ञात हो गया है समय, यदि अब घंटे और मिनट भी ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे कि 200 में हम 60 का भाग लगा देते हैं। किसका भाग लगाएंगे हम 60 का, तो 60 तिया होता है 180। ठीक है ना, तो बचेगा कितना 20, यानी हो जाएगा समय 3 घंटे और 20 मिनट। ये शेष बचा ना, ये हो जाएगा मिनट में, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 3 घंटे और 20 मिनट में वह 250 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। अब देखिए 6 घंटे में वो भरती हैं 840 बोतलें। ठीक है, अब समय कम है तो कम बोतलें भरेगी। क्लियर। जब ऐसा होता है तो इस प्रकार का जो विचरण होगा वह क्या कहलाएगा, अनुक्रमानुपाती विचरण कहलाता है, यानी सीधा अनुपात या प्रत्यक्ष अनुपात। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे आपको मैंने बताया था कि पहले लाइन से यानी पहले वाक्य से x1 और y1 मिल जाएगा। ये हो गया आपका x1 840 बोतलें। ठीक है, और ये मिल गया हमको
y1 यानी 6 घंटे। क्लियर। अब इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं। तो मशीन 5 घंटे में, तो 5 घंटे किसको माना बने, y को माना ना, तो यहाँ लिखा हमने y2 बराबर 5 घंटे। ठीक है। अब x2 हमें याद करना है, कितनी बोतलें भरेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। अब इसको लिख देंगे कि x1 बटे x2 बराबर हो जाएगा y1 बटे y2। इसका हमने रख दिया मान। अब मान रखने के बाद में हम कर देंगे 3 गुना, 6 गुना करेंगे x2 में, तो 6x2 बराबर 840 का गुना करेंगे 5 में, यहाँ लीजिए हमने 840 गुणित 5। ठीक है। अब x2 मान याद करेंगे, तो x2 बराबर 840 गुणित 5 बटे 6। अब 6 से 840 को डिवाइड करेंगे, तो 6 कम 6 और यहाँ 6 कम 6 बचे कितने, 2, 24 हो गए। 6 चौके 24, 0 है ना। अब क्या बचा, 140 गुणा 5। 140 में हम 5 गुणा करते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर 700। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि अतः मशीन 5 घंटे में 700 बोतलें भरेगी। क्लियर। चलिए इसके बाद में कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अन्य विषयों के भी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक के माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगे, जिन्हें आप देखें, सीखें, अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट करें और वार्षिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करें। चलिए अब कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी। अब देखिए मानचित्र में जो पैमाना मानते हैं, है ना, और उस पैमाने को कैसे हम वास्तविक दूरी से संबंधित करते हैं, निरूपित करते हैं, वो इस प्रश्न में कहा गया है। तो देखिए पहले वाक्य में आपको 2 चीज़ें मिलेगी, x1 और y1। दोनों चीज़ अलग अलग हैं। x1 1 सेंटीमीटर और y1 हो जाएगी आपकी 18 किलोमीटर, ये हमने लिखा। क्लियर। अब आगे चलते हैं। तो किलोमीटर के हमने माना किसको, y को माना ना, तो यहाँ लिखा y2 बराबर 72 किलोमीटर और हमें अब ज्ञात करना है x2 का मान। ठीक। चलिए अब चूंकि यह प्रत्यक्ष है यानी सीधे अनुपात की स्थिति है, इसलिए हम लिखेंगे x1 बटे x2 बराबर y1 बटे y2 और यहाँ पर हम रख देंगे इनका मान। ठीक है। अब मान रखने के बाद में हम करेंगे तिरछा गुणा, x2 गुणा के 18 में, तो आ जाएगा 18 x2 72 गुणित 1, ये लिखा हमें 72 गुणित 1। अब x2 मान याद करना है, तो इसका 18 का योग कर देंगे पक्षांतर, तो यहाँ आ जाएगा x2 बराबर 72 बटे 18। 18 से 72 को हम काट देंगे तो 18 चौके 72 यानी 4 सेंटीमीटर। अतः मानचित्र में वो दूरी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अब कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5। यदि मोटे कागज की 12 शीटों का भार 40 ग्राम है तो ऐसी ही कागज की कितनी शीटों का भार 2 सही 1/2 किलोग्राम होगा। 2 सही 1/2 किलोग्राम यानी 2.5 किलोग्राम होगा, है ना, जिसे हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 1 5/2 किलोग्राम। हो गया। अब यहाँ पर हमें दिया है पहली लाइन में मिलेगा आपको x1 y1। क्लियर। x1 12 शीट और y1 40 ग्राम। अब यहाँ पर आपको दिया है शीटों का भार 2 सही 1/2 किलोग्राम यानी 2 दूनी 4 और 1 5/2 किलोग्राम। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, यहाँ दिया आपको ग्राम दिया है और यहाँ दिया किलोग्राम। तो याद हम क्या करें, ग्राम को बदले किलोग्राम में या किलोग्राम को बदले ग्राम में। ठीक है। तो हमने यहाँ पर ग्राम को किलोग्राम में बदला है, उसको आगे हम देख लेते हैं। तो ये हो गया। अब x1 बटे x2 बराबर y1 बटे y2, इसका हम रखेंगे मान। x1 का मान हो गया है 12 शीट और x2 हमें क्या करना है, ये लिखा 12 बटे x2। अब यहाँ पर है y1 का मान 40 ग्राम। ठीक है, y1 बराबर 40 ग्राम है।
और y2 बराबर है 5/2 किलोग्राम। तो देखिए जब भी छोटे मात्रक को बड़े में बदलना है तो उसमें भाग की क्रिया करते हैं, यानी 1 किलोग्राम में हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है ना। तो हमें जब ग्राम को बदलना है किलोग्राम में तो उसमें 1000 का भाग लगाएंगे। जैसे 40 ग्राम को हमें बदलना है किलोग्राम में तो हम लिखेंगे 40/1000। अब बन गया ये केजी यानी किलोग्राम। ये हमने लिखा बटे 5/2 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। अब जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, 12/x2 बराबर, अब देखिए 40/1000 ये हमने लिखा है 40/1000 और यहाँ लिखा है 5/2। इसका हम कर देंगे यहाँ पर प्रतिलोम, है ना, गुणन प्रतिलोम हो जाएगा यहाँ 2/5, ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब इसके बाद देखते हैं, साधारणतः हम जैसे तिरे गुणा करते हैं वैसे हम कर लेते हैं तिरछा गुणा। तो 4 दूनी 80 हो गया है, इसका गुणा करेंगे x2 में, यह लिखा, और ये हमने 12 × 100 × 5 यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब x2 बराबर हो जाएगा 12 × 1000 × 5/80। तो देखिए ये शून्य से ये शून्य कट गई, ठीक है ना, कट गई। अब क्या करेंगे, इसमें हम काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। अब 2 से हमने काटा, 2 पंजे 10, शून्य के शून्य, कितना हो गया। अब बचा हमारे पास में 3 × 50 × 5। तो 3 का गुणा हम 50 में यदि करते हैं, है ना, कितना हो जाएगा 150, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 150। और इस 150 में फिर हम करेंगे 5 गुणा, तो ये हो जाता है 750। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा कि कागज़ की 750 शीटों का भार 2 सही 1/2 किलोग्राम यानी 2.5 किलोग्राम होगा। क्लियर। चलिए अब कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6। एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसी प्रकार के 5 पाइपों का ही उपयोग किया जाए तो वह टंकी कितने समय में भरेगी। ठीक है, देखिए यदि पाइप कम कर देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, है ना। यह आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न को पढ़ करके समझना है कि प्रश्न किस टाइप का है। तो पहले हम क्या करेंगे, वही लिखेंगे, पहले वाक्य से x1 y1 दो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है ना, और दूसरे वाक्य में भी 2 में से 1 मिलेगी, एक ज्ञात करना होगी। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं x1 1 घंटा 20 मिनट, यानी इसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया है। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 20 हो गए, तो 60 और 20 हो गए 80 मिनट, ठीक है। y1 6 पाइप, ठीक है ना। अब सेंटेंस क्रमांक 2 में चलते हैं। तो पाइप हमने y बना है तो यहाँ लिखा y2 5 पाइप, इसका मतलब x2 को ज्ञात करना है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि पाइप यदि कम होगा तो भैया टंकी भरने में समय तो ज़्यादा लगेगा ना। पाइप कम हो रहे हैं, समय ज़्यादा लग रहा है, यानी क्या हो गया, ये व्युत्क्रम कैसा हो गया, संबंध व्युत्क्रम हो गया है, उल्टा हो गया है, इन्वर्स हो गया है ना। तो इसे हम बोलते हैं प्रतिलोम समानुपात या व्युत्क्रमानुपाती विचरण। तो यहाँ पर विचरण कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसलिए अब ध्यान रखना है कि व्युत्क्रमानुपाती जो विचरण होगा ना तो ये x1/x2 रहेगा, लेकिन बाद वाला जो पद है यह व्युत्क्रम हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। पहले अभी तक हम लिख रहे थे y1/y2, लेकिन यदि विचरण व्युत्क्रम है, समानुपात कैसा है, प्रतिलोम है, तो यहाँ हो जाएगा y2/y1। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी सवाल वैसे ही वैसे करना है, ठीक है ना। तो y2/y1। अब इनका हम रख देते हैं मान। x1 का मान कितना है 80 और x2 मान कितना है ज्ञात करना है, हमने लिखा 80/x2। y2 का मान कितना है, y2 का मान है 5 और y1 का मान है 6, हम लिखेंगे 5/6। बस यहाँ इतना ध्यान रखना है, बाकी अब वैसे करना है जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे। 5 गुणा किया हमने x2 में, ये हो जाएगा 5x2
फिर लिखेंगे 80 गुणित 6, ये लिखा 80 गुणित 6, ठीक है ना। बस x2 बराबर हो जाएगा 80 गुणित 6 बटे 5। 5 से 80 को हम डिवाइड करते हैं तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, 16 6 96 मिनट। अब 96 में हम क्या करेंगे, 60 का भाग लगा देंगे, है ना बेटा। क्या करेंगे, 96 में हम 60 का भाग लगाएंगे तो 60 एकम 60, ठीक है। और इसमें से हमने माइनस किया तो बचेगा 36, ये बचते हैं मिनट, ये हो जाएगा 1 घंटा और 36 मिनट। अतः टंकी को 5 पाइपों द्वारा 1 घंटा 36 मिनट में भरा जा सकेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 7। यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x1 और y1 का मान निकालते हैं। ये x1 और ये y1, क्लियर। दो चीज़ मिलेगी और दोनों अलग अलग है। x1 बच्चे आ गया और y में क्या आ गया, मिठाई आ गई। तो लिखा हमने x1 24 बच्चे, y1 5 मिठाई। अब तो वो क्लियर समझ में आ गया होगा ना कि किस प्रकार से हम निकालते हैं। अब 4 बच्चों की कमी कर दी जाए, यानी पहले कितने थे 24, 24 में से 4 कम हो गए, कितने बचे 20, तो x2 कितना आ गया 20 बच्चे। तो हमें क्या करनी, कितनी मिठाइयाँ, यानी y2 ज्ञात करना है। क्लियर। अब यहाँ देख रहे हैं कि देखिए बच्चे भी कम हो जाएंगे तो मिठाई ज़्यादा मिलेगी ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्रतिलोम समानुपात होगा। यानी ये स्थिति किसे हो गई है, प्रतिलोम समानुपाती की। यानी यहाँ पर विचरण कैसा हो गया, व्युत क्रमानुपाती, यानी इनवर्स कैसा हो गया, इनवर्स हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब मान रख देंगे, x1 का मान है 24, x2 मान है 20, हमने लिखा 24 बटे 20, y2 मान कितना है हमें ज्ञात करना है, और y1 का मान है 5, ये लिखा हमने y2 बटे 5। अब तिरछा गुणा करने पर y2 गुणा करेंगे 20 में तो ये कितना हो जाएगा 20y2, है ना। ये हमने लिखा है 20y2, और 5 गुणित 24 यानी 24 गुणित 5 लिख दिया है। अब y2 बराबर क्या होगा, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 से काटा और 4 छके 24, तो y2 बराबर हो जाएगा 6, है ना। अतः प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयाँ मिलेगी। अब कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8। यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। हम देख रहे हैं कि पहली लाइन से क्या मिलेगा हमको, x1 और y1, ये निकला x1, ये हो गया हमारा y1, ये लिख दिया भाई। क्लियर है ना। अब समय हमने क्या माना y 30 घंटे, ये लिखा हमने y2 30 घंटे, तो स्वाभाविक रूप से x2 में ज्ञात करना है, ये निकल गया है ना। क्योंकि जो सेकंड वाक्य हमारा आएगा उसमें से एक चीज़ दी जाएगी, कोई से भी, या तो x2 दिया जाएगा या फिर आपको y2 दिया जाएगा। अब यहाँ पर विचरण कैसा है, व्युत क्रमानुपाती है। कैसा है, व्युत क्रमानुपाती है, यानी प्रतिलोम समानुपात है। तो हम लिखेंगे x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1, और इसका हम मान रख देंगे, x1 कितना है 15, x2 कितना है ज्ञात करना है, हमने लिखा 15 बटे x2 बराबर y1 का मान 48 और y2 का मान है 30, हमने लिखा 30 बटे 48, क्योंकि y2 बटे y1 है। अब कर लेंगे तिरछा गुणा, 30 का गुणा करते हैं x2 में तो हो जाएगा 30 x2, और 15 गुणित 48, ये लिखा हमने 15 गुणित 48, पक्षांतर करेंगे तो x2 बराबर हो जाएगा 15 गुणित 48 बटे 30। अब काट देंगे, 15 कम 15 और 15 दूनी 30, 2 से काटा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, यानी x2 बराबर हो जाएगा 24 श्रमिक, है ना। यानी उस काम को 30 घंटे में पूरा करने के लिए हमें 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी, और ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए
अब कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो भैया लाइक करना न भूलिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, बाद में भूल जाते हैं, है ना, और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 9, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है, ठीक है ना। 80 किलोमीटर प्रति आवर यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि कार की चाल कम है तो उसे लग रहा है समय 2 घंटा। अब कार की चाल बढ़ा दी गई है, 80 कर दी गई है, तो जब कार की चाल बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से समय कम लगेगा, यानी चाल बढ़ा रहे हैं तो समय कम हो रहा है। तो ये प्रतिलोम कौन सा हो गया, ये हो गया प्रतिलोम समानुपात हो गया है ना। ये इस तरीके से हो गई है प्रतिलोम समानुपात की, जिसे हम व्युत्क्रम विचरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्क्रम विचरण यानी इनवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1 और उनका हम रख देंगे मान 80 का मान किसका है, x2 का है ना, और x1 60 है। हमने लिखा 60 बटे 80 बराबर y2 हमें ज्ञात करना है और y1 का मान आपको दिया है 2, हमने लिखा y2 बटे 2। फिर गुणा कर देंगे और उसी प्रकार से आगे हम हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा y2 बराबर 60 गुणित 2 बटे 80, शून्य से हमने शून्य कैंसिल कर दिया है, 2 से हम जब काटेंगे 2 एकम 2 और 2 चौके 8, फिर 2 से काट देंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 3 बटे 2 घंटे। कितना आ जाएगा 3 बटे 2 घंटे हमारा उत्तर आ गया, यानी 1 घंटा और 30 मिनट, ठीक है ना। इस प्रकार से यह आ जाएगा कि 80 किलोमीटर की चाल हम चलते हैं तो उस दूरी को 3 बटे 2 घंटे यानी 1 घंटा और 30 मिनट में से हम तय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 10, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं। निम्नलिखित सारणी को पूरा करते हुए निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं इसमें 4 तीली लगी हुई है ना, इसमें 2 जो 4 और 6 तीली लगी हुई है, इसमें 8 तीली लगी हुई है और आगे जो इनके बीच का कोण है ये वाला है ना, ये तीलों के बीच का जो कोण है वह क्रमशः बन रहा है 90 डिग्री 60 डिग्री और इसमें कितना बनेगा ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी गई है। पहली चीज़ ये पूछी गई है कि 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण बताइए कि यहाँ पर ये कोण कितना कितना बनेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी। यानी 2 चीज़ हमें बताई गई है ना, यहाँ पर हमें 2 चीज़ ज्ञात करनी है। तो स्पष्ट है कि तीलियों की संख्या यदि अधिक होगी है ना तो क्या होगा कि जो क्रमागत तीलियाँ हैं उनके युग्मों के बीच का कोण का माप जो है वो कम होगा। तीलियाँ यदि कम हैं तो उनके बीच का जो कोण का माप है वो अधिक होगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है 4 गुणित 90 बराबर कितना है 6 गुणित 60, इनका गुणा करने में कितना आता है 360, यानी है ना ये 360 आ गया। यानी तीलियों की संख्या और उनके बीच का जो कोण है यदि उनका मल्टीप्लाई करें गुणा करें तो उनका मान सदैव कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्थिति है वह कैसी है, प्रतिलोम है, यानी यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तीलियाँ 4 है तो कोण का मान कितना हो गया 90, जब तीलियाँ बढ़ा दी हैं तो कोण का मान कम हो गया है ना। तो स्वाभाविक रूप से आगे तीली बढ़ाने पर और कोण का मान कम होगा। जब तीलियों की संख्या बढ़ रही है और कोण की माप कम हो रही है तो ऐसी स्थिति में प्रतिलोम समानुपात
होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 8x बराबर 360, तो x बराबर हो जाएगा 360 में हम 8 का भाग लगाते हैं, है ना। इसे हमने भाग लगाया है किसका, 4 से लगाते हैं, तो 4 दूनी 8 और ये हो गया 4 9 36, शून्य के शून्य, 2 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 10, यह गया 45 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से 10x बराबर 360, है ना। तो x बराबर हो जाएगा 360/10, शून्य से शून्य कैंसिल कर दिया, बचा 36 डिग्री। आगे 12x बराबर 360, यानी x बराबर हो जाएगा 360/12, 12 कम 12 और 12 दिया 36, शून्य आ गया, तो x बराबर हो गया 30 डिग्री। ठीक है ना। इनके हमने मान ज्ञात कर लिए हैं, कहाँ के लिए, ये यहाँ के लिए, है ना। ये आपको मान भरना है यहाँ पे है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो गया, ये 36 हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है ना, ये वाला हो गया। एक चीज़ हमने याद कर ली। अब आगे चलते हैं। अब पहला प्रश्न क्या है कि क्रमागत तीलियों के किसी युग्म कोण हमने x मान लिया है, तो 15 तीली बोला गया है। ये वाला प्रश्न है, कौन सा, ये वाला, कि 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण ज्ञात कीजिए। तीलियों संख्या कितनी है, 15 है, और युग्म का कोण हमें ज्ञात नहीं है, हमने मान लिया x, है ना। इस प्रकार से तीन कितना हो जाएगा, 15x बराबर 360, तो x बराबर होगा 360/15। आप 15 से हम काट देंगे, तो 15 कम 15 और 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, तो उत्तर हमारा आ गया 24 डिग्री। ठीक है। अब अगला इसी का सेकंड जो पार्ट है ये वाला, कि यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है, तो आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आवश्यक तीलियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हमने मान लिया है कि तीलियों संख्या y हो गई है। अब कोण कितने का है, 40 डिग्री का है, तो हमने 40 का y में गुणा किया, इनका गुणनफल कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। ठीक है ना। तो y बराबर क्या हो गया है, 360/40, शून्य से शून्य कैंसिल हो गया है, 4 कम 4 और 4 9 36, तो y बराबर आ जाएगा 9, यानी आवश्यक तीलियों संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में जो कंसेप्ट दिया हुआ है वह कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि कंसेप्ट क्लियर हो गया है, आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।